बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। गुड मॉर्निंग, सुबह खैर, जुमा मुबारक। मैं हूँ मोहम्मद जुनेद अली। मैं हूँ इशाल अदनान। तो जनाब, आज हमारी आपसे आखिरी मुलाकात है इस वक्त में, मतलब आज हम आखिरी प्रोग्राम करने जा रहे हैं जुनेद, लेकिन हम मुलाकात जरूर करेंगे इनके साथ। अच्छा, मुझे तो अच्छा लग गया कि कहीं आप कैद तो नहीं होने जा रही। नहीं, मैं कैद नहीं होने जा रही, अलबत्ता हाँ जुनेद भी कैद नहीं होंगे, आप परेशान नहीं हो। आप तो सदी रखें, हमारा साथ रहेगा। 1 बजे पूरे दोपहर 1 बजे से 3 बजे तक आपके साथ हम होंगे इंशाल्लाह। और इंशाल्लाह क्योंकि रमज़ान आने वाला है और एक बाबरकत महीना शुरू होने वाला है, आप सब रोज़ा रख के कुछ देर आराम कर रहे होते हैं, तो इसलिए हमने सोचा कि आपकी सहूलत के लिए कि आप भी हमें देख सके, रूटीन चेंज तो हम भी उस रूटीन चेंज का हिस्सा बनते हैं। और यकीनी तौर पे भरपूर तरीके से हम सब मुस्लिम उम्मा रमज़ान को वेलकम करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। और रहमतों बरकतों का जो महीना है वो पूरी आबोत आपके साथ आने ही वाला है। बिल्कुल जी। और अब हम अपने एक और अच्छी खबर जो वो भी शेयर कर लेते हैं अपने नाज़रीन के साथ कि आपको पता है इस वक्त मैचेस जारी हैं चैंपियंस ट्रॉफी के, कुछ दुबई में हो रहे हैं, कुछ पाकिस्तान के अंदर हो रहे हैं। तो जो दुबई के अंदर होने वाले मैचेस हैं उनके दौरान रमज़ान मुबारक क्योंकि होगा, तो एक रमज़ान पैकेज, एक बॉक्स दिया जाएगा, पैकेज दिया जाएगा जिसके जरिए आप इफ्तार कर सकेंगे। तो भरपूर जाइए, मैच भी इंजॉय कीजिए और इफ्तार भी आपको करवाना स्टेडियम इंतज़ामिया की जिम्मेदारी होगी। दुबई इंतज़ामिया पहले ही इस मौके पे ख़ास तौर पे जो सारा इफ्तार के एहतमाम है उसके अंदर बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती है। तो एक ज़बरदस्त इफ्तार का एहतमाम भी इस मौके पर किया जाएगा। इससे पहले कि रमज़ान पे तफसील से बात करें, नज़र डालते हैं आज की टॉप 5 स्टोरीज़ पर, जिसमें पहला जो आज का अहम मैच है वो है अफगान टीम ऑस्ट्रेलिया को शिकस्त देने के लिए पुरअज़्म दिखाई दे रही है। आज होगा ये मैच कज़ाफ़ी स्टेडियम में, दोनों टीमें आमने सामने होंगी। और जिस तरह से पिछले मैच में इंग्लैंड के खिलाफ कारकर्दगी दिखाई है अफगान टीम ने, इम्कानात बढ़ गए हैं और यकीनी तौर पे आज की फेवरेट टीम भी अफगानिस्तान ही की टीम होगी। बिल्कुल जी। और उसके बाद हम आपको बताएंगे कि सफारी पार्क की मलका और मधुबाला को टीबी इंसानों से लगी, मेडिकल टेस्ट में इंकशाफ हो चुका है, क्या वजूहात रहीं, इन पर भी बात करेंगे। और साथ साथ आपको बताएंगे कि अपोजिशन की कॉन्फ्रेंस, इंतज़ामिया ने होटल बंद करा दिया, अपोजिशन का होटल की लॉबी में जलसा और एहतजाज रिकॉर्ड करवाया कि हमें इजाज़त क्यों नहीं दी गई, इस पर भी तफसील से बात होगी। फिर बात होगी अमेरिका के कब्जे के बाद गजा कैसा होगा। ट्रंप ने AI वीडियो जारी कर दी है और इसके साथ साथ ये सारे जो मज़मूम अज़ाइम है किस तरह से मलिया मेट किया गया, किस तरह से हंसते बसते फ़लस्तीनियों को, गज़ा के शहरियों को मलबे का ढेर बना दिया गया, खंडरात में तब्दील कर दिया गया और अब वहाँ पे तरक्की की और तामीर की बात हो रही है। ये सारा जो प्लान है इसको अब AI की सूरत में एक वीडियो की तरह मंजर पर लाने की कोशिश की गई है। नेकियों का मौसम बहार आने वाली है और माह रमज़ान का बाबरकत महीना मोमिनों के लिए आ रहा है और इससे जितना फ़ायदा उठाया जा सकता है वो हम तमाम उठाएंगे। और किस तरह से इस बाबरकत महीने को वेलकम किया जाना चाहिए, क्या क्या इंतजामात किए जाने चाहिए, क्या तैयारियां की जानी चाहिए, इस सब के ऊपर भी तफसील से बात करेंगे। और सबसे पहले अपने टॉपिक की जानिब वापस आ जाएंगे हम जी। आज के मैच की बात कर लेते हैं। चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर आज एक अहम मैच है और इसी के अंदर फैसला होगा कि सेमीफाइनल की दौड़ में कौन पहुंचता है, कौन पीछे रह जाता है। तो हमारे साथ हमारे सिद्दीकी साहब मौजूद हैं, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, आपको वेलकम कहेंगे अहमद भाई पाकिस्तान मॉर्निंग में। जिस तरह से ज़बरदस्त मुकाबला किया है और बाज़ लोग तो कह रहे हैं अपसेट, लेकिन मेरी राय तो यही है कि अपसेट नहीं था, वो एक वेल डिज़र्व विक्ट्री थी अफगानिस्तान की। जिस तरह से उनके बल्लेबाज हों, बॉलर्स हों, फील्डर्स, तमाम शोबों में उन्होंने आउट क्लास किया। आज के मैच से क्या तवक्कुआत हैं? थैंक यू जुनैद, बहुत बहुत शुक्रिया। बिल्कुल आपने जिस तरह कहा कि अपसेट नहीं कहेंगे, बिल्कुल नहीं कहेंगे अपसेट, क्योंकि 2023 के वर्ल्ड कप में भी अफगानिस्तान ने इंग्लैंड को शिकस्त दी थी और अफगानिस्तान अब वो टॉप टीम्स में उनको शामिल करना पड़ेगा क्योंकि वो परफॉर्मेंस से अपनी जगह बना रहे हैं। और आज के मैच की जहां तक बात की तो लेट्स से अगर अफगानिस्तान जीता है तो अफगानिस्तान क्वालिफाई कर लेगा। ऑस्ट्रेलिया के हारने की सूरत के पास अभी भी चांस होगा क्योंकि लास्ट मैच उसको खेलना अगेंस्ट साउथ अफ्रीका। ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका दोनों के 3-3 पॉइंट्स हैं और वो मैच इख्तियार करेगा क्वार्टर फाइनल की सूरत। लेकिन इस मैच में हमने देखा कि T20 वर्ल्ड कप में भी ग्लेन मैक्सवेल सिंगल हैंडली जाकर अपनी टीम को जिता के आ जाते हैं जबकि उनकी पूरी टीम आउट हो चुकी थी। तो ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड ने 351 किया, वो भी उन्होंने चेस कर लिया। उनके पास फास्ट बॉलर्स वो नहीं है होने चाहिए थे, लेकिन उनके पास बैटिंग में इतनी डेप्थ है कि वो जितना भी बड़ा टोटल हो, वो सेल्फ बिलीफ है ये टोटल जो है अचीव, क्योंकि
और हमाद भाई, अगर आज भी मैच बारिश के बायस मनसूख हो जाता है तो क्या समझते हैं किसको पॉइंट्स मिलने के बाद कौन सी टीम जो है वो बीच में रहती है, कौन सी चली जाती है? जिस तरह से कल हमने देखा कि बांग्लादेश के साथ जो हमारा मैच था वो भी बारिश के बायस जब मनसूख हुआ तो एक एक पॉइंट के बाद हमें वापसी एक मिल गई, हम वापस जो है वो टीम ए का हिस्सा अभी तक हैं, मतलब वापस आ गए हम। तो क्या समझते हैं कि अगर बारिश होती है तो कितना असरअंदाज होगा बारिश का होना? बारिश होने की सूरत में देखें, अफगानिस्तान का सिलसिला खत्म हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया ऑलरेडी 3 पॉइंट के साथ है, उसे 1 पॉइंट और मिल जाएगा, वो 4 पॉइंट के साथ क्वालिफाई कर लेगा और अफगानिस्तान का ये आखिरी मैच है, तो अफगानिस्तान 2 पॉइंट पे फिनिश करेगा, साउथ अफ्रीका ऑटोमेटिकली फिर क्वालिफाई कर लेगा। एक टीम के 4 पॉइंट और एक टीम के 3 पॉइंट, तो वो आखिरी मैच जो ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका का है वो कोई इतनी अहमियत नहीं रखेगा, लेकिन यहाँ आपको नजर आएगा कि हाँ, अफगानिस्तान का सफर जो है वो खत्म हो जाएगा। अच्छा, जिस तरह से उनके ओपनिंग बल्लेबाज ने इब्राहिम ज़दरान ने 177 रन बनाए, चैंपियंस ट्रॉफी का एक रिकॉर्ड भी बनाया है, क्या कहेंगे? इस तरह की परफॉर्मेंस की तवक्को की जा रही थी अफगान टीम से, और फिर राशिद खान बड़ा नाम है उनकी टीम का, लेकिन जो उनके पेसर्स हैं, जो फास्ट बॉलर्स हैं, उनकी तरफ से ज़्यादातर आउट किए गए हैं। ये सारी जो पिच की एक नौयत है या जिस तरह से 300 से ज़्यादा रन्स बन रहे हैं, क्या कहेंगे ऑस्ट्रेलिया की टीम को देखते हुए, अफगानिस्तान की टीम को देखते हुए, किसका पलड़ा भारी रह सकता है? देखिए, जुनेद, टीम वही कामयाब होती है जो एज ए टीम खेलती हुई नजर आए। एक इंडिविजुअल की परफॉर्मेंस के ऊपर आप डिपेंड न करें। अगर आपने 2 नाम ले लिए, इब्राहिम ज़दरान का नाम ले दिया, राशिद खान का, तो राशिद खान पता है हर टीम को कि वो डेंजरस बॉलर है, तो उनकी स्ट्रेटेजी क्या है? खान के अगेंस्ट बेशक कम रन बन जाए, लेकिन उनको विकेट्स नहीं देनी, क्योंकि अगर उनको विकेट्स मिल जाएंगी तो वो जाहिर है बाकी ज्यादा बैट्समैन आउट कर लेंगे। तो ये सेंसिबल अप्रोच मैं कहूंगा। दूसरी जानिब आपने कहा कि जनाब इब्राहिम ज़दरान, लेकिन यहाँ पे एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि रहमान उल्लाह गुरबाज जो है उनके ओपनिंग बैट्समैन, वो ज्यादा डेंजरस हैं, लेकिन फिर हम एक और बात कि ब्लेजिंग ऑल गन्स, तमाम जो 6 या 7 बैट्समैन है उन सब का रोल है, सिर्फ एक के ऊपर आप रिलाई करके बैठेंगे तो नहीं है। 177 सेल्फ बिलीव था, आपको स्टार्ट मिल गया, अब आपको उसको थ्रो नहीं करना, आपको कैपिटलाइज करना है, जितना मैक्सिमम आप लेकर जाएं। आपकी आई सेट है, आपका हैंड आई कोऑर्डिनेशन, बॉल आपके मिडिल पे आ रहा है। फिर हमने देखा अराउंड 150 केपीएच जोफ्रा आर्चर बॉल कर रहे हैं, मार्क वुड बॉल कर रहे हैं, बड़े आसानी से उन्होंने चौके और छक्के लगाए, 12 चौके 6 छक्के, तो कुछ छोटे नहीं है नंबर ऑफ बाउंड्रीज। तो यही डिफरेंस हमने एंड ऑफ द मैच भी देखा कि अफगानिस्तान ने सिर्फ 19 चौके लगाए और इंग्लैंड ने 19 चौके, लेकिन जब छक्कों की बात की जाए तो अफगानिस्तान ने 12 छक्के लगाए और उनके मुकाबले वो छक्के जो लगाने वो हिटर्स जो है ना अफगानिस्तान के पास, वो हमें पता है क्योंकि वो पाकिस्तान में खेल कर गए हैं, ज्यादातर यहाँ पे टेनिस बॉल क्रिकेट खेलते थे और वो ब्रूटल अंदाज में, हैंड आई कोऑर्डिनेशन बड़ी अच्छी है। और आपको पता है उन्होंने मसल्स भी, हशमतुल्लाह शाहिदी अपने हर वक्त दिखाते रहते हैं कि वो जनाब मैस्कुलर भी हैं और ताकत है, बाउंड्री क्लियर, सेल्फ बिलीव होना चाहिए। हमने लगा दिया अब्दुल रज़ाक के साथ कि जी हम पावर हिटर वहां तैयार करेंगे, ऐसे पावर हिटर नहीं तैयार होते, नेचुरली गिफ्टेड होते हैं। ये इस तरह अगर होना होता तो हर टीम इस तरह तैयार कर ली थी। हम पता नहीं क्यों हमेशा कोई एक नई ऐसी चीज करते हैं। जब फिजिकल फिटनेस हमने देखा कि हमने काकुल भेज दिया और वहां से जाके 2 प्लेयर इंजर्ड करके ले आए, तो थॉट प्रोसेस नजर नहीं आता पाकिस्तान के क्रिकेट में, और यही वजह है कि पाकिस्तान का सवाल। तो हमाद भाई, क्या समझते हैं हमारे प्लेयर्स के अंदर गॉड गिफ्टेड कोई क्वालिटीज हैं ही नहीं है जिनको निखारा जा सकता है? क्योंकि प्लेयर तो वही क्रिकेट में आएंगे जो इंटरेस्ट रखते हैं, जिनके अंदर कुछ ना कुछ सलाहियतें तो हैं, उनको बस निखारने की जरूरत होती है। हम तो कोई एक प्लेयर भी ऐसा तैयार नहीं कर पा रहे। देखिए, निखारने की भी जरूरत होती है और साथ साथ क्रिकेट बोर्ड को मैं इल्जाम ये दूंगा कि क्रिकेट बोर्ड ने अच्छे खासे सेटअप को, विनिंग कॉम्बिनेशन को डिस्टर्ब किया। बाबर आजम को हटा के शाहीन जाफरीदी, फिर दोबारा बाबर आजम, फिर अब रिजवान, तो एक म्यूजिकल चेयर बनाई जिसमें प्लेयर्स ये समझ रहे हैं कि हमें तो नहीं पता अगली सीरीज में कौन कैप्टन होगा, किसकी सुनी जाए। इसी तरह कोचिंग स्टाफ की बात की जाए, वहां पे भी यही होता है हर सीरीज के बाद। सिलेक्शन कमेटी की बात वही। अगर मैं थोड़ा सा आपको पीछे ले जाऊंगी, हमने टूर किया जिम्बाब्वे और साउथ अफ्रीका, विनिंग कॉम्बिनेशन था, हम वनडे सीरीज वहां जीतते हुए आ रहे थे, तो क्या वजह है कि आपने वहां पे परफॉर्म करके आए जिसमें इरफान खान नियाजी, आमिर उनको आपने क्यों नहीं मौका दिया? अब तो ये सोचना पड़ेगा। फिर वही बात, टेस्ट क्रिकेट की परफॉर्मेंस बात तो बहुत सी है जो सोचने वाली है माद भाई, लेकिन जिस तरह से आकिब जावेद साहब डिफेंड कर रहे थे और लग नहीं रहा था कि वो अब भी मान रहे हैं कि किसी की गलती है, और लग भी नहीं रहा कि उनकी बातों से कि कोई बड़ी तब्दीली आने वाली है। वो कह रहे हैं कि अगर इनको हटा दें तो क्या अंडर 19 लेकर आए सारी टीम, लेकिन वो ये शायद भूल गए कि वो खुद जब पहला मैच खेले थे पाकिस्तान टीम का हिस्सा बन के, तो वो खुद भी 16 साल के थे। इसी तरह से बेशुमार नाम है
आप शाहिद आफरीदी को देख लीजिए, आप वसीम अकरम को देख लीजिए, वकार यूनिस को देख लीजिए, बड़े बड़े लेजेंड्स जो पाकिस्तान टीम के रहे हैं, वो कम उम्री के अंदर ही टीम का हिस्सा बने, उन्होंने परफॉर्म किया है। तो अब ये जो एक अदम एतमाद है अपने टैलेंट के ऊपर, इसकी क्या वजह है? और अगर कोई तब्दीली अब भी ना की गई तो फिर कब होगी? क्योंकि हम पॉइंट टेबल पे अगर देखें तो सबसे आखिरी हैं, बांग्लादेश से भी नीचे हैं। एक भी सेंचुरी हमारे किसी खिलाड़ी ने नहीं की इस इवेंट में। देखिए जुनेद, अफसोस होता है कि जो डिसीजन मेकर्स है ना, वो फॉर्मर क्रिकेटर्स हैं। वो इस सफर से अब वही इसको अगर अंडरस्टैंड ना करें और फिर इसके अगेंस्ट फैसले, तो फिर बड़ा अफसोस होता है कि नहीं, हम इनसे कम से कम ये एक्सपेक्ट, फिर कहा जाता है कि क्रिकेटर्स क्रिकेट के अफेयर्स का फैसला करें। तो अब क्रिकेटर्स को ही सिलेक्ट शामिल किया, लेकिन फिर वही एक और बात कि इस सिलेक्शन कमेटी में हसन चीमा की कहां से जरूरत पड़ गई कि ऐसा इंडिविजुअल जो टीवी पे फुटबॉल के प्रोग्राम, क्रिकेट नहीं, फुटबॉल के उसमें क्या ऐसा चीज देखी गई कि उसको कहा कि जी आइए आप सिलेक्शन कमेटी के मेंबर बने और आप हमें स्टैट्स देंगे। ये तो आप स्टैट्स तो आजकल आप यार इतनी आसानी है, एआई से सब कुछ निकल आएगा, हर प्लेयर का निकल आएगा। उस कमेटी में एक ऐसे प्लेयर बंदे को शामिल करना जिसका क्रिकेट से, जो टेक्निकली कुछ भी नहीं बता सकता। देखिए क्रिकेटर करेंगे तो आप उसको टेक्निकली असेस करेंगे कि यार इसकी बैटिंग में ये फ्लॉज है, इसकी बॉलिंग में ये चीज है, ये पॉजिटिव नेगेटिव है। लेकिन एक स्टैटिशियन को आप कह देंगे जी सिलेक्शन कमेटी में, इसी तरह अलीम डार, उनसे अगर काम लेना था तो अंपायरिंग के काम ले लेते। पाकिस्तान में यंग अंपायर, उनको ग्रुप सिलेक्शन कमेटी में कोई रोल नहीं होना चाहिए था। तो ये सब कुछ ऊपर से नीचे गलत। तो हमाद भाई फिर अब क्या किया जाए? क्योंकि हमारा अगर हम देखें पॉइंट्स टेबल में तो हमारा आखिरी नंबर है, हम आखिरी पोजीशन पर इस वक्त मौजूद हैं। आप समझते हैं कि बारिश का दुआ, जिस तरह से हम कल भी मैच के लिए बारिश की दुआ हमारे प्लेयर्स भी कर रहे थे और पाकिस्तानी सारे शायकीन क्रिकेट भी कर रहे थे कि बारिश हो जाए ताकि किसी तरह से बचत हो जाए, अब कौन सा मुआवजा जो है वो काम आएगा हमारे? शायद मैं आपको बताऊं, कल मैं एक रेडियो शो कर रहा था और मेरे पास जितने भी कॉलर्स आए, उन सब ने शुक्र अदा किया कि बारिश होगी, क्योंकि पाकिस्तान की उस पे ये भी नहीं एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इवन हम बांग्लादेश से भी हम जीतेंगे, क्योंकि हमने T20 अमेरिका जैसी टीम से जाके हार के आ गए। जी हाँ, और हमारे भाई शायकीन भी शायद यही चाह रहे थे और टीम भी यही चाह रही थी कि बारिश ही हो जाए, जिस तरह का मोराल हो चुका था डाउन हमारा। बिल्कुल ऐसे ही है। जो ग्राउंड में गए, मैं ग्राउंड में था, और जो वहां पे आए मैच देखने के लिए, वो ये चाहते मैच ना हो। आप ग्राउंड तक पहुंचने के लिए आए, लेकिन उन्होंने कहा कि मैच ना हो। जहां पाकिस्तान टीम से हमारी कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है, पाकिस्तान टीम की बारिश ही सिलेक्शन बचा सकती है हमें। बारिश का जो मुआवजा हुआ है कल भी, जिस तरह से हमें एक पॉइंट मिल गया है, आगे भी बारिश ही होती रही तो शायद जो हमारा भी कुछ भला हो जाए। हम बारिश की दुआ ही कर सकते हैं, क्योंकि हमें टीम से तो कोई उम्मीद, कोई तवक्कुआत रही नहीं है। बहुत शुक्रिया। हमाद भाई कुछ कहना चाह रहे हैं? जी फरमाइए फरमाइए। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अब जो पाकिस्तान की सीरीज है वो अगेंस्ट न्यूजीलैंड है। 5 T20 मैचेस, ये 9 तारीख को खत्म हो जाएगा ट्रॉफी, और 18 से पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड जाके कि हम लर्न करेंगे अपनी मिस्टेक से। हर सीरीज के हारने के बाद हम कहते हैं कि जी अब बेहतरी आएगी, हमने जो किया वो रिपीट नहीं करेंगे, और ये पुरानी बात होगी। हम सुन के थक गए हैं। कभी भी आपको कोई ऐसी, जो हम कहते हैं ना कि सर्जरी होगी, वो पता नहीं कब होगी, वो पता नहीं कब होगी। चलें, उम्मीद करते हैं इस बार कुछ सीखें अपनी गलतियों से और कुछ बेहतर परफॉर्म करें, वरना अब पानी सर से गुजर चुका है। बहुत शुक्रिया। माजिद साहब हमारे साथ मौजूद थे। और आज का मैच भी आम है नाज़रीन, देखते हैं अगर बारिश इसको मुतासिर नहीं करती तो फिर कौन जीता है। आज की टीम का जो फातेह होगा वो सेमीफाइनल का हकदार ठहरेगा। बिल्कुल से हम आगे बढ़ते हैं और कुछ बात कर लेते हैं इंसानियत के अजीम खादिम अब्दुल सत्तार ईदी की, जिनका आज 97वां यौम पैदाइश मनाया जा रहा है। कौन नहीं जानता अब्दुल सत्तार ईदी को। बिला तफरीक इंसानियत की बेलौस खिदमत की है उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी, बल्कि इसी फलाई काम के लिए उन्होंने वक्फ कर दी। बिल्कुल ऐसा ही है। और अब्दुल सत्तार ईदी 28 फरवरी 1928 को भारत की रियासत गुजरात के शहर बांटुआ में पैदा हुए थे और वहाँ क़याम पाकिस्तान के बाद कराची में सुकूनत इख्तियार करने वाले अब्दुल सत्तार ईदी ने 1951 में एक छोटे कमरे से दुखी इंसानियत की खिदमत का आगाज़ किया था। और फिर देखिए कि वो सिलसिला बढ़ते बढ़ते कहाँ तक पहुँचा। अब्दुल सत्तार ईदी ने ईदी फाउंडेशन की बुनियाद रखी तो जैसे लावारिस बच्चों और बेसहारा ख्वातीन और बुज़ुर्गों को सहारा मिल गया। और ईदी की एम्बुलेंस सर्विस ने बड़े सानिया से लेकर छोटे हादसा तक सभी को इंसानियत की खिदमत की जो पेश उसमें रहे। और हम अगर बात करें उनके बड़े जो इदारे हैं वहाँ पर, मीठा धर में, खारा धर में, वो भी इसी तरह से चल रहे हैं। वहाँ पर हज़ारों की तादाद में बच्चे, ख़वातीन मौजूद हैं बेसहारा, जिनको वहाँ पर ईदी सेंटर ने सहारा दिया हुआ है, ईदी फाउंडेशन ने सहारा दिया हुआ है। और आप 1122 की ईदी की जो गाड़ियाँ हैं वो तो हर वक्त देखते हैं कि तैयार रहती हैं दूसरों की मदद करने।
हमेशा याद रखा जाएगा। मुल्कों मिलने के नहीं, नायाब हैं हम, और वाकई में बहुत नायाब थे। उनकी खिदमत को हमेशा याद रखा जाएगा यकीनी तौर पे। हम हाजिर होते हैं एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहेगा। सेवेदार। प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं नाज़रीन। और आपने देखा होगा हाल ही में ट्रंप ने एक मसनूई जहानत से तैयार करदा वीडियो जारी की है, जिसमें गज़ा को अमरीकी कब्जे के बाद एक जदीद और खुशहाल शहर के तौर पर दिखाया गया है, और एक साहिल दिखाया गया है, और उसके ऊपर जिस बीच लोगों का ध्यान बटाने की कोशिश है नाकाम। अक़वाम मुत्तहिदा और एमनेस्टी इंटरनेशनल की जानिब से अमरीकी सदर ट्रंप की गज़ा रिजॉर्ट की AI वीडियो की शदीद मजम्मत की गई, और ये मजम्मत बनती भी है, क्योंकि आप पहले किसी के मुल्क को, किसी के शहरों को तबाह करते हैं, फिर हथियाने के बाद ये जो आप पिक्चर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, ये मेरे ख्याल में उससे बड़ा जुर्म है। इसी पर बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सैयद मोहम्मद अली साहब, माहिर आलमी उमूर। आपको वेलकम कहेंगे सैयद मोहम्मद अली साहब। क्या कहेंगे इस मजमूम कोशिश के ऊपर, जिसके ऊपर मजम्मतों का सिलसिला तो आ रहा है, लेकिन अब लग रहा है कि इस एजेंडे पर काम करने के लिए पूरी तैयारी हो चुकी है। हमारा होमवर्क क्या है, मुस्लिम उम्मा क्या कर रही है इसके लिए? बहुत शुक्रिया जी। देखिए, बहुत अहम उमूर की जानिब आपने निशानदेही आज की है। जो जहाँ तक इसका इखलाकी या कानूनी पहलू है, तो वो बिल्कुल अज़र मिन शम्स है कि इस किस्म का कोई जवाज़ नहीं है कि जहाँ पे तकरीबन 50,000 के करीब मुसलमानों की शहादतें हुई हों, लाखों लोग बेघर हुए हों, हज़ारों बिल्डिंग्स तबाह की गई हों, हज़ारों जो घर हैं वो लुट गए हों, वहाँ पे आप एक रिजॉर्ट बनाने की बात करते हैं और लोगों को वहाँ से बेदखल करके दीगर ममालिक में भेजने की कोशिश करते हैं, तो यकीनी तौर पे इसकी जितनी मजम्मत की जाए कम है। लेकिन दूसरा जो इसका तस्वीराती और हकीकी पहलू है वो ये है कि इसके ज़रिए से आपको अमरीकी हुक्काम काम और इंतज़ामिया की जो सोच और आइंदा का लाहे अमल है वो भी बिल्कुल वाज़ेह हो जाता है। अच्छा, तो जब आपको जिस तरह की वीडियो हम देख रहे हैं, बीच के ऊपर एंजॉय करते हुए, साथ में नेतन्याहू के साथ लेटे हुए हैं, वो बीच के ऊपर म्यूजिक वहां पर चला रहे हैं, और ये क्या तरीका कार है डोनाल्ड ट्रंप का, क्या करना चाह रहे हैं वो साबित। और फिर जिस तरह से वहां पर लहू नजर आता है, जिस तरह से वहां पर खून की होली खेली जा रही है, वहां पर इस तरह की AI वीडियोस बनाकर उन लोगों को मजीद तकलीफ पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। रमजान में जिस तरह से उनके ऊपर पाबंदियां लगाने की एक और मजमूम कोशिश हो रही है, तो ये सब कुछ डोनाल्ड ट्रंप सब करना क्या चाह रहे हैं? देखिए, इसकी दो वजूहात हैं। बुनियादी तौर पे आप जानते हैं कि अगर आप पूरी जिंदगी का अहाता करें डोनाल्ड ट्रंप की, तो वो बुनियादी तौर पे एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से वाबस्ता एक मशहूर शख्सियत हैं और एक बिजनेसमैन हैं। तो अब जबकि 50,000 के करीब शहादतें हो चुकी हैं गजा में, तो अब वो इसको एक अपने मुस्तकबिल में कारोबारी मफादात के लिए एक अपॉर्चुनिटी समझते हैं कि अपनी इक़्तिदार और ताकत को इस्तेमाल करके मजबूर किया जाए हमसाया अरब ममालिक को कि जो बेगुनाह और बेघर फ़लस्तीनी हैं उनको अब वो अपने घरों में एक्सेप्ट करें, उनको बेदखल किया जाए और यहाँ पे एक बड़ा कंस्ट्रक्शन का प्रोजेक्ट उठाया जाए जिसका माली फ़ायदा उनकी फैमिली और उनके कारोबार को पहुँचे। और 4 साल के बाद जब वो इक़्तिदार से जाएं तो यहाँ पे एक बड़ा टूरिस्ट रिजॉर्ट बन चुका हो। सैयद अली साहब, जो हम देख रहे थे डोनाल्ड ट्रंप साहब के हुकूमत में आने से पहले के जो दावे थे, जंग बंदी के जो दावे उनकी जानिब से किए जा रहे थे और एक अमन की बात की जा रही थी, वो दावे तो धरे के धरे रह गए। इस वक्त जो सूरत हाल हमास के लोग बर्दाश्त कर रहे हैं, गजा में जो कुछ इस वक्त सूरत हाल है, और जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप साहब इस वक्त इजराइल की हिमायत करते हुए नजर आते हैं, हर तरह से वो इजराइल के साथ खड़े हैं, तो फिर तो उनका जो दोहरा मयार था और जो दोहरी पॉलिसी थी, जो एक डिप्लोमेट के तौर पे वो सामने आए, वो तो तरीक़ाकार बिल्कुल सही नहीं है। और अगर हम देखें तो गजा के लोग जो हैं, वो भी हमास के लोग, वो भी ये बात कहते हैं, वो ये दावा करते हैं और वो कहते हैं कि फ़लस्तीनी अवाम नकल मकानी और मुल्क बदरी किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करेंगे, चाहे कोई भी सूरत हाल हो। इस तरह तो खून खराबा मजीद बढ़ेगा, जंग बंदी तो नहीं होती हुई नजर आ रही। देखिए, मैं आपसे इस हद तक मुत्तफिक हूँ कि यकीनी तौर पे ये इंतहाई अफसोसनाक इंसानी हुकूक की सरी खिलाफ वर्जी है और बिल्कुल मैं आपसे मुत्तफिक हूँ। लेकिन जो उसका दूसरा पहलू है वो ये है कि जनाब, जो जंग बंदी का मकसद अमन का क़याम सदर ट्रंप की नज़र में नहीं है। जंग बंदी का मकसद अब उन मकबूजा इलाकों में नई आबादियाँ कायम करना जहाँ के जिसका इसराइल को भी फ़ायदा हो
और खुद उनकी फैमिली को मुस्तकबिल में उनके तिजारती और माशी मफादात को फ़ायदा हो, ताकि जो तबाहकारी फैलाई गई है, जो नस्ल कुशी की गई है, जिन ज़मीनों पे कब्जा किया गया है, अब वहाँ पे नई आबादकारी और उसको अपने मुनाफा बख्श कारोबार की शक्ल देखने के लिए उनको अमन चाहिए। उनका मकसद अमन का ये नहीं है कि कोई इंसानी हुकूक का एहतराम किया जाए, अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों पे अमल दरामद कराया जाए और मसले फ़लस्तीन का पुरअमन तस्फिया किया जाए। अब आप ये बात क्यों भूल रही हैं कि पिछली ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ही थी जो कि तारीख में पहली बार अमेरिका का सफारत खाना जो है वो बैतुल मुक़द्दस मूव किया गया था। इससे बात वाज़ेह हो जाती है कि वो बैतुल मुक़द्दस को फ़लस्तीन का मुस्तक़बिल में दारुल खिलाफा के तौर पे तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है और वो अक़वाम मुत्तहिदा की किसी करारदाद की कोई जो है अहमियत नहीं देते, पासदारी नहीं करना चाहेंगे। और अच्छा, उनसे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा भी गया कि जनाब आप जो बेदखल करने की लाखों फ़लस्तीनियों को दीगर ममालिक में बात कर रहे हैं, ये किस कानून और मैंडेट के तहत है? तो उन्होंने कहा ये मेरा मैंडेट है, वो किसी आलमी कानून और किसी तकाजे को मानते नहीं है। और हकीकत ये है कि सब किरदार कौन अदा करेगा? क्या मुस्लिम उम्मा अभी भी सोई रहेगी? जरूरत नहीं है अभी भी उनके जागने की और एक पेज पर खड़े होने की? कौन इसमें किरदार अदा करता हुआ नजर आ रहा है आपको? बदकिस्मती ये है कि एक जानिब जो दूसरी जंग अजीम के बाद अमेरिका की सरबराही में जो आलमी इदारे कायम किए गए थे, जिसमें अक़वाम मुत्तहिदा भी शामिल है, वर्ल्ड बैंक भी शामिल है, WHO भी शामिल है, इन तमाम इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट शामिल है, खुद अमेरिका उनसे दस्तबरदार हो रहा है। तो अब आप उन इदारों से क्या तवक्को करते हैं कि जब अमेरिका इन इदारों की सरपरस्ती से हाथ खींच रहा है, उनकी फंडिंग खत्म कर रहा है और खुद इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के ऊपर पाबंदियां लगा रहा है, तो इस वक्त हर मुल्क जो है वो खुद अपनी सलामती और खुद मुख्तारी के लिए अब किसी और मुल्क की तरफ नहीं देख सकता। खुद बरतानिया, कनाडा, मैक्सिको जो है वो चाहे अमेरिका का इत्तेहादी हो, वो भी इस वक्त तहफ़्फ़ुज़ात का शिकार है। अमेरिका के ही अंदर से उसे भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं। बहुत शुक्रिया हमारे साथ मौजूद थे सैयद मोहम्मद अली साहब, माहिर आलमी अमूर। और गज़ा के लिए अगर अभी भी मुस्लिम उठेगी तो पता नहीं कब उठेगी। हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं चीनी स्टार्टअप डीप सीक की, जिसने मसनूई ज़हानत का नया मॉडल R2 लॉन्च करने का नाज़रीन ऐलान कर दिया। और डीप सीक ने गुज़श्ता माह आलमी इक्विटी मार्केटों में $1 खरब से ज़ायद की फ़रोख्त का आगाज़ किया था। बिल्कुल जी, जिसमें कम कीमत आई रीजनिंग मॉडल शामिल था और ये मगरबी हरीफों को पीछे छोड़ दिया था इसमें। ताहम कंपनी से वाकिफ अफराद के मुताबिक अब हांगजो में कायम फर्म ने ये R2 मॉडल जो है वो रिलीज कर दिया है। लेकिन जुनेद, आप समझते हैं कि इस वक्त अमेरिका कहीं बहुत पीछे रह गया है? $1 ट्रिलियन का नुकसान उसे ऑलरेडी हो चुका है और कंपनी का ये कहना है कि इसे उम्मीद है कि नया मॉडल पहले से ज़्यादा बेहतर होगा। कोडिंग तैयार की जाएगी इसमें पहले से बेहतर अंदाज में और अंग्रेज़ी के अलावा दीगर ज़ुबानों में दलील देने के काबिल होगा। वो एरर्स जो कि पहले वर्जन में दिखाई दिए हैं डीप सी की तरफ से, बेसिकली उसको अनकोड कर दिया गया है। वो सारे राज जो कि राज थे अब से पहले, चाहे वो चैट GPT हो या फिर दीगर एप्लीकेशंस जिससे $1 ट्रिलियन का कारोबार किया जा रहा था अमेरिका की तरफ से, अब उन्हें एक्सपोज करने एक तरह से नुकसानदेह भी बहुत है। रायद अफजल हमारे साथ मौजूद हैं, डिजिटल एक्सपर्ट। तो रायद अफजल सबसे जानते हैं। रायद अफजल साहब, ये जो सूरत हाल है इस वक्त अमेरिका को दरपेश है, चाइना तो सबकत ले चुका है इसमें AI में, और जो दूसरा वर्जन आने जा रहा है, कहा जा रहा है कि इसमें तो जो चीज़ें पहले कवर्ड थी उनको भी डिकोड कर दिया गया है। तमाम चीज़ें अब सामने आ चुकी हैं। कितनी बड़ी तरक्की है चाइना के लिए और कितना बड़ा खतरा है अमेरिका के लिए? राय साहब से हम रब्ता करने की कोशिश करेंगे। नाज़रीन, डीप सीक के हरीफ अब R1 के मुज़मिरात से निकल पाए जो कम ताकतवर, पहले नहीं निकल पाया था अमेरिका, अब तो कहाँ ही हरीफ निकल पाएंगे। अब तो R2 आने जा रहा है जुनेद, और अमेरिका जो कि टेक्नोलॉजी में बहुत आगे था, अब तो चाइना ने उसे मात दे दी है और बहुत ही सैकड़ों अरब डॉलर की लागत से ये तैयार करदा है जो अमेरिकी टेक्नोलॉजी है और चीन के साथ मुसाबकत में शामिल हो चुका है। हम यहाँ पर एक ब्रेक शामिल कर लेते हैं, दीगर अहम इश्यूज़ भी हैं वो भी आपके साथ रखेंगे, गुफ्तगू का हिस्सा बनाएंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद आप कहीं मत जाइएगा। स्टे विद अस।
नाज़रीन वेलकम बैक। और आज नाज़रीन आसमान पर ज़बरदस्त नज़ारा देखने को मिलने वाला है जो इसके बाद 2040 तक देखना मुमकिन नहीं होगा। आपको पता है इशारा? बिल्कुल जी, नज़ारा ये है 28 फरवरी मतलब आज आसमान पर 7 सियारे एक साथ होंगे। जी हाँ। और यूं कह लें कि निज़ाम शमसी के तमाम सियारे ज़मीन को निकाल कर आप आसमान पर एक ही कतार में देख सकेंगे। अरे तो वाह। सूरज गुरूब होने के 45 मिनट बाद आपने आसमान को देखना और ये आप यानी कि मगरिब की अजान के बाद कुछ ही देर के बाद। वैसे आज रुकन हिलाल कमेटी ने भी बैठना है तो काफी लोग देख रहे होंगे बिल्कुल। रमजान का चांद देखने के लिए भी छतों पर होंगे, तो ये जबरदस्त नजारा मिस ना कीजिएगा जिसमें ज़ोहरा ज़ोहरा है, मरीख है, मुश्तरी है, जी। यूरेनस है, इतने जगमगाते सितारे ये सियारे नजर आएंगे आपको और बगैर दूरबीन के भी आप देख सकते हैं। लेकिन ये एक मजे मसला की बात है, हमारा जिस तरह से मतला बरआलूद है बिल्कुल, तो इसके लिए मौसम। अगर मतला साफ होगा तभी आप देख सकेंगे, वरना आप इस वरना कीमती फिर नजारे से आप महरूम हो रुयत हलाल कमेटी से रुजू कीजिएगा हाँ। कि वो आपको बताएंगे लेकिन कि वो सियारे बादलों को तो नहीं हटाएगी ना। देखें इस तरह ना करें, बादल अगर होंगे तो फिर ये देखना मुश्किल लेकिन है। वो चांद फिर भी देख पाते हैं ना जुनेद, जब हमारा मौसम खराब होता है तब भी आप बादलों रुयत के हलाल साथ- कमेटी को देखें तो वो चांद देखकर बता देते हैं कि कल से रोजा होगा या नहीं होगा। वो सूरत में मतला साफ हो तब। अच्छा, अगर मतला खराब हुआ तो तो फिर फिर आपकी अगर किस्मत- क्योंकि मौसम अबर आलूद है तो हाँ। फिर आप शायद ना देख पाएं, लेकिन बड़ा मजे का नज़ारा होगा। बिल्कुल फिर ऐसे ही। 2040 तक आप ये नज़ारा दोबारा नहीं कर पाएंगे, इसलिए कोशिश कीजिएगा कि आप ये नज़ारा खुली जहाँ जहाँ पे मतला साफ है इसको देखिए, एंजॉय कीजिए, कुदरत का नज़ारा है। बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं नाज़रीन, कराची की 2 हथनियाँ की सफारी पार्क में मौजूद थी। ये हथनियाँ मलाइका और मधुबाला, जिनके अंदर चंद रोज़ कबल टीबी की तशखीस हुई है और हैरानकुन तौर पे बताया गया है कि इंसानों से ये इनको टीबी ट्रांसफ़र हुआ है। ट्रांसफ़र बड़ा ही तशवीशनाक बात है कि इंसानों से किस तरह से ट्रांसफ़र हुआ। हम बात कर लेते हैं, डॉक्टर फैसल महमूद हमारे साथ मौजूद हैं, माहिर मतदी अमराज हमारे साथ हैं। डॉक्टर फैसल साहब वेलकम टू शो, कहेंगे आपको क्या कहते हैं किस तरह से ये इंसानों से इन 2 हथनियों को ट्रांसफ़र हुआ, देखभाल के दौरान हुआ, जो अफराद देखभाल करते थे, क्योंकि टेस्ट भी किए गए हैं, कुछ स्क्रीनिंग भी की गई है, तो उनमें जो अफराद ज़्यादा क्लोज थे उनके अंदर टीबी की तशखीस आई थिंक नहीं हुई है, तो फिर ये कहाँ से ट्रांसफ़र हुआ? जी, अस्सलाम वालेकुम, बताने का शुक्रिया। तो देखिए इंसानों से जानवरों में टीबी जो है वो कभी-कभार ट्रांसफ़र होती है और इंसानों से हाथियों के अंदर तो ये पहले कई दफ़ा ये डॉक्यूमेंट हो चुका है कि ये ट्रांसफ़र हुई है। अब इस केस के अंदर ये हम सोच रहे हैं कि शायद ये इंसानों से लगी है, बट ऑब्वियसली इंसानों का टेस्ट नहीं हुआ है और ऐसा कोई टेस्ट नहीं है जिसकी बुनियाद से हम ये कह सकें कि ये इंसानों से हाथियों के अंदर गया है। अच्छा, कितने % चांसेस होते हैं? क्योंकि ये स्पेसिफिक जो टीबी का मर्ज़ है, इससे पहले भी कुछ हाथी पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ मकामात पे इसका शिकार हुए और फिर मौत के मुंह में चले गए। तो चांसेस कितने होते हैं कि इंसानों से ये टीबी ट्रांसफ़र हो जाए? क्या ये वायरल इन्फेक्शन होता है? नहीं, तो ये वायरल नहीं, बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है ये मगर इसके चांसेस बहुत ज़्यादा नहीं होते, मगर होते ज़रूर हैं। इनफैक्ट ये जो है इंसानों से हाथी में ट्रांसफ़र होने का, ये अमेरिका में भी हमने देखा है। और तकरीबन वहाँ पे 34 ऐसे हाथी थे जिसके अंदर उन्होंने चेक किया, तो एग्ज़ैक्टली वही टीबी था जो कि इनके हैंडलर्स में था। अच्छा, ये भी टीबी के हवाले से बताएगा कि क्या ये वायरल इन्फेक्शन या बीमारी हो सकती है, बैक्टीरिया हो सकता है, या फिर ये सांस लेने से ट्रांसफ़र हो सकता है? किस तरह से ये ट्रांसफ़र हो सकता है, एक से दूसरे जानवर को या फिर एक इंसान से किसी जानवर को, जानवर से किसी इंसान को? तो देखिए ये वायरल नहीं, ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, यानी कि जो आम जरासीम है वो होता है, फैलता हवा में है। और टीबी की ख़ास बात ये है कि उन जरासीम में शामिल है जो बहुत दूर तक फैल सकता है, यानी कि अगर मुझे टीबी हो तो मेरे आस-पास के अलावा जो बहुत दूर जो लोग हैं उनको भी लग सकता है, ख़ास तौर पे ऐसे जगहों पे जहाँ पे वेंटिलेशन अच्छी ना हो, जहाँ पे हवा की जो वेंटिलेशन है बहुत अच्छी ना हो। अच्छा, इसमें बचने की शरह कितनी होती है? तरीका इलाज क्या हो सकता है? क्योंकि अब तो ये तशख़ीस हो चुकी, तो बर वक़्त इलाज कितना ज़रूरी होगा कि इन्हें रिकवर किया जा सके? तो ये बहुत मुश्किल सवाल है मेरे लिए, क्योंकि ये प्रॉब्ली जो जानवरों के डॉक्टर हैं वो बहुत बेहतर बता पाएँगे। इंसानों में इसकी तो इलाज है, इसकी दवाइयाँ भी हैं। मुझे ये नहीं पता कि हाथियों के अंदर अच्छा, क्योंकि उनका वज़न भी और ज़्यादा होता है डॉक्टर कि कौन-सी दवा इस्तेमाल की साहब, जिस तरह से ये इम्कान है, ख़दशा है कि इंसान से जानवर में ट्रांसफ़र हुआ है, हथनी में ट्रांसफ़र हुआ है, क्या ऐसा भी होता है कि हथनी से किसी इंसान में कोई इन्फेक्शन या बीमारी ट्रांसफ़र हो जाए? तो इंसानों नॉर्मली हम यही देखते हैं कि जानवरों से इंसानों के अंदर बीमारियां ट्रांसफ़र होती हैं, इसको हम ज़ूनोसिस कहते हैं। और बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो कि जानवरों से इंसानों में लगती हैं और कभी-कभार इंसानों से जानवरों में भी लग सकती हैं। मगर याद रखें, ज़्यादातर जो इन्फेक्शन होते हैं वो हर जानवर के अपने होते हैं, इंसानों के अपने होते हैं। कुछ होते हैं जो कि
ये स्पीशीज आगे पीछे जा सकती हैं। अच्छा, इस तरह की क्या एहतियाती तदाबीर हैं जो कि अपनाई जा सकती हैं? क्योंकि कहा तो यही जा रहा है कि उन लोगों के टेस्ट भी करवाए गए थे जो देखभाल के लिए तफवीज़ किए गए थे वहाँ पे अफराद, लेकिन एहतियात क्या बरती जाए जिससे अगर कोई बीमारी लाहक भी हो गई है, कोई इवन वायरल इन्फेक्शन भी किसी शख्स को हो गई है, तो उसे जानवर में ट्रांसफ़र होने से बचाया जा सके? तो देखिए, वो डिपेंड करता है बीमारी कौन-सी है। अब जब टीबी की बात करें तो टीबी तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है। टीबी के बचाव के लिए जो 3-4 चीज़ें होती हैं, वो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि हम ये जल्दी से तशख़ीस कर लें कि किसी को टीबी है। जितनी जल्दी आप उसका इलाज करेंगे, उतनी जल्दी टीबी फैलेगी नहीं। दूसरा ये कि अब जानवर में तो नहीं, मगर इंसानों के अंदर जो टीबी के साथ जिनका हम ख़्याल रखते हैं, उनके अंदर हम ये कहते हैं कि वो एक ख़ास मास्क होता है N95 वाला, वो पहनना होता है। एंड ऑब्वियसली वेंटिलेशन, जैसे मैंने आपको बताया कि अगर हवा वहाँ पे चलती रहे तो टीबी की जो जरासीम है वो हवा में उसकी मिकदार कम हो जाती है। ठीक है। तो अगर जानवरों की बात करें तो ऑब्वियसली उनके जो लोग जो उनका ख़्याल रखते हैं, उनका ज़रा देखना है कि उनको अलामात है कि नहीं, और फिर वो जो जानवर ठहरे हुए हैं वहाँ पे उनकी वेंटिलेशन अच्छी करनी है। अच्छा डॉक्टर साहब, अब क्योंकि आप जानवर के हवाले से तो इतना नॉलेज आप कह रहे हैं कि नहीं है मेरे पास, कि डॉक्टर किस तरह से उसको ट्रीट करेगा और कितनी जल्दी वो ठीक हो सकते हैं। हाथियों की अगर हम बात करें, किसी भी अदर जानवर की बात करें, इंसानों पर यही हम फार्मूला लगाएं कि वो कितनी जल्दी ठीक हो सकते हैं, क्योंकि मेडिसिन तो आप कह रहे हैं इसकी है, ट्रीटमेंट इसकी है, और क्या इसकी कोई अलामात वाज़ेह होती हैं, पता चल सकता है आपको नॉर्मल इंसान को कि उसको टीबी तो नहीं हो गया? और फिर क्योंकि घर में एक अगर शख्स रहता है तो क्या उसको आइसोलेट कर देना चाहिए, क्योंकि आप कह रहे हैं कि हवा के थ्रू ये दूसरों को भी बहुत जल्दी इन्फेक्ट कर सकता है, तो क्या इसका तरीकाकार होता है? ओके, सो आपके जो बहुत सारे सवाल हैं उसमें कुछ मैं बता देता हूँ जल्दी से। वो ये कि टीबी के अलामात के अंदर डिपेंड करता है टीबी कहाँ पे होती है। टीबी जिस्म में किसी भी हिस्से में अफ़ेक्ट कर सकती है, सबसे ज़्यादा फेफड़ों में होती है। मगर 4-5 चीज़ें ऐसी हैं, अगर किसी को बुखार हो लंबे अरसे के लिए जिसकी वजह समझ में ना आ रही हो, अगर रात को पसीने बिल्कुल भीगने वाले पसीने हों, अगर लंबे अरसे की खाँसी हो या वज़न कम हो रहा हो। ये 4 ऐसे सिम्पटम है, अगर किसी को हो इनमें से कोई भी एक, तो डेफ़िनिटली डॉक्टर से रुजू करें, बिकॉज़ टीबी के अलावा और भी चीज़ें ये हो सकती हैं। आइसोलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से जिनको फेफड़ों की टीबी हो, जिनको खाँसी हो, उनके अंदर बिल्कुल उनको आइसोलेट करते हैं, अलग रखते हैं। और ये कहते हैं कि जब तक इलाज को तकरीबन 2 हफ्ते ना हो जाएँ, तो उनको आइसोलेट रहने की ज़रूरत होती है ताकि दूसरे लोगों को ना लगे। ठीक और है। तीसरा भूल गया मैं। हाँ, ठीक है डॉक्टर साहब, डॉक्टर फैसल महमूद साहब हमारे साथ मौजूद थे, माहिर मुतादी अमराज, और जिस तरह से वो बता रहे थे कि इंसानों के अंदर बीमारी उतनी ही जानलेवा है जितनी कि जानवरों के अंदर है, और कहीं ना कहीं हमें एहतियात बरतने की ज़रूरत है, मेडिकेशन से ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है। हम दुआ करते हैं कि जल्द से जल्द इलाज किया जाए इन दोनों हथनियों का, ताकि इनको बचाया जा सके। नायाब जानवर जो हमारे मुल्क में वैसे बहुत ही कम तादाद में मौजूद है, और जो हैं वो किसी न किसी बीमारी की वजह से मरते चले जा रहे हैं, तो हमें इनको बचाना होगा ताकि एक एंटरटेनमेंट का जो जरिया है वो ख़त्म ना हो जाए बच्चों। बाद में अफसोस करने से बेहतर है और एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम लगाने से बेहतर है कि अभी क्योंकि टीबी की तो कम से कम तशख़ीस हो चुकी है, उसका बर वक्त इलाज होना ज़रूरी है ताकि उनकी जानों को, दोनों हथनियों की जानों को बचाया जा सके। हम आगे बढ़ते हैं नाज़रीन और बात करते हैं एक अमरीकी शख्स के अनोखे शौक की, जिसने 8000 से ज़्यादा इक़साम की ईंटें रखकर वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम कर दिया। अब आप कहेंगे कि ये किस तरह का रिकॉर्ड है? बिल्कुल जी, कलीम किसी काम से इलाके से बाहर गए तो उन्होंने उनकी बेटी सिया और दामाद ने ये कुछ दोस्तों को इकट्ठा करके उनके लिए गोदाम में कुछ चीज़ें रखना शुरू कर दी, जमा करनी शुरू कर दी, और वो थी ईंटें। मुख्तलिफ इक़साम की ये ईंटें हैं और ये गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड उन्होंने कायम किया है। मुख्तलिफ इक़साम की उन्होंने ईंटें पता नहीं कहाँ से जमा करके ये एक ढेर जमा कर रखा है। अनोखा शौक है, लेकिन जाहिर बात है इसके अंदर भी मेहनत इनकी सर्फ हुई है, पूरी ज़िंदगी लगी है। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड से गुफ्तगू करते हुए इनका ये कहना था कि जब वो वापस आए तो ये उनके लिए एक बड़ा सरप्राइज़ था, और वो ये सनद जो है गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की हासिल करने के बाद बहुत ज़्यादा खुशी महसूस कर रहे हैं। बिल्कुल जी, और इनके ईंटों की तादाद बहुत ज़्यादा है इनके पास, और हर ज़ाहिर कंट्री में, हर इलाके में मुख्तलिफ इक़साम की ईंटें पाई जाती हैं, तो सारी कलेक्शन इनके पास मौजूद है। बिल्कुल जी, आगे बढ़ते हैं और एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं, दीगर इश्यूज़ पे बात करते हैं, हमारे साथ रहेगा। हम ब्रेक ले लेते हैं, स्टे विद अस। प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं नाज़रीन। ईद, क्योंकि रमज़ान की बात हो रही है, रमज़ान के बाद यकीनी तौर पे ईद आनी है, और ईद पर कोई हल्ला गुल्ला, कोई एंटरटेनमेंट ना हो कैसे हो सकता है। तो पाकिस्तान की 2 फिल्में आने वाली हैं, एक है फिल्म कुल्फ़ी और दूसरी है लव गुरु। अरे वाह, यानी कि भरपूर एंटरटेनमेंट का एहतमाम किया जा रहा है जी पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री की तरफ से। कैसी होंगी ये फिल्में, ये तो देखने के बाद ही पता चलेगा। ट्रेलर अलबत्ता आ चुके हैं, जिसमें एक मूवी में तो हमें शहरोज़ भी दिखाई दे रहे हैं जो कि वैरो सब्ज़वारी के बेटे हैं,
और बाबर अली भी हैं, मोहम्मद राना हैं, काफ़ी अच्छे इसमें अदाकार दिखाई दे रहे हैं। अच्छा, अदाकारी भी बड़ी मुनफरद दिखाई दे रही है और देख रहे हैं हम कि मोहम्मद राना की लुक्स भी काफी मुख्तलिफ। मोहम्मद राना तो मेरे ख्याल में विलन बने हुए हैं शायद। हाँ, जिस तरह एक्सप्रेशन से यही लग रहा है कि वो खतरनाक सी एंट्री उनकी हो रही है इसमें, लेकिन अच्छी प्रोडक्शन लग रही है। और उसके बाद है एक बड़ी ईद पर जो फिल्म आने वाली है वो है लव गुरु। तो ये दोनों फिल्में, एक छोटी ईद पर आ रही है कुल्फी, दूसरी बड़ी फिल्म जो आ रही है वो लव गुरु है जो कि बड़ी ईद पर रिलीज होगी। तो ये जो एंटरटेनमेंट का एक तड़का लगा अच्छा जी, माहिरा खान है और हुमायूं सईद हैं और उसका जो पोस्टर उन्होंने रिलीज किया है वो बहुत ही जबरदस्त किस्म का है। रोमांटिक मूवी लग रही है। एक मूवी आई थी और ड्रामा आया था, सॉरी, जिसे बहुत पसंद किया गया था और अब 10 साल के बाद ये दोनों एक साथ एक फिल्म में आ रहे हैं। बेमिसाल केमिस्ट्री। अच्छा, वैसे ये तो ऑब्वियस ही बात थी कि ईद पे मूवी आ रही हो उसमें हुमायूं सईद ना हो, ये कैसे हो सकता है? ऐसे कैसे हो सकता है? कोई ड्रामा आ रहा हो, कोई मूवी आ रही हो तो हुमायूं सईद तो यही परेशान थे कि क्या लाजिम व मलजूम हो चुके हैं ना। वैसे कुल्फी में हुमायूं सईद क्यों? आप मिस कर रहे थे कुल्फी के अंदर? बिल्कुल ऐसे आप देख लें। मैं तो मिस नहीं कर रहा था, लेकिन शायद शायकीन मिस कर रहे हो और वो कमी को पूरा कर दिया अगली मूवी में उन्होंने। लेकिन हमारी बेस्ट विशेज़ हैं जी, दोनों मूवीज़ देखने ज़रूर जाइएगा। यकीनी तौर पे जितने ज़्यादा लोग देखेंगे उतनी ज़्यादा पजीराई मिलेगी और उतनी ज़्यादा इंकरेजमेंट मिलती है। जो प्रोड्यूसर्स होते हैं, जो डायरेक्टर्स होते हैं, उनकी हौसला अफजाई होती है तो फिर अच्छी मूवीज़। पहली मूवी थी वो भी अच्छी लगी लोगों को, जिसमें था मैं लाहौर नहीं जाऊंगी और कभी था मैं पंजाब नहीं जाऊंगी। दो मूवीज एक साथ उन्होंने जो एक जैसे नामों। हाँ, मैंने देखी थी मैं पंजाब नहीं जाऊंगी। तो ज़्यादा नाउमीदी हमारी एंटरटेनमेंट थी उसके अंदर और इनके बरजस्ता जुमले और फिर जिस तरह से कन्वर्सेशन एक दूसरे के साथ। आई थिंक स्टोरी के ऊपर, कॉमेडी मूवी, डायलॉग्स के ऊपर मजीद काम करने की ज़रूरत है। बाकी प्रोडक्शन बहुत बेहतर हो रही है, हमारे सॉन्ग्स बेहतर हो चुके हैं। आहिस्ता आहिस्ता बेहतरी की तरफ सफ़र गामजन है, बढ़ रहा है और उम्मीद करते हैं कि आने वाले वक्तों में इस पे मजीद आप जी ट्रंप के गोल्ड कार्ड की भी बात कर रहे हैं। गैर मुल्की तारकीन वतन के लिए ये अच्छी खबर है। अमेरिका से निकालने वाले अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका में गैर मुल्कियों की सरमायाकारी के लिए एक नई स्कीम ऑफर जारी की है, जिसमें उन्होंने कहा है कि तकरीबन 1 अरब, कितने आप लगा सकते हैं? पाकिस्तानी 1 अरब 35 करोड़ और $5 मिलियन अगर किसी के पास हैं तो आपको अमेरिका की नेशनैलिटी मिल सकती है। तो वैसे दुनिया में ऐसे कितने ही लोग होंगे जिनके पास $5 मिलियन होंगे और अगर होंगे तो वो जहां पर भी है मेरे ख्याल में उनके लिए कोई मसला नहीं है। अमेरिका 1 अरब अगर आप 35 करोड़ 30 करोड़ आप खर्च कर सकते हैं तो आप फिर अमेरिका की नेशनलिटी लेना आपके लिए मुश्किल लेकिन ये अपॉर्चुनिटी दी है डोनाल्ड ट्रंप ने गोल्ड कार्ड की। और अगर आपके पास इतनी मालियत है और आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं या कुछ भी करना चाहते हैं, अमेरिका की सुकूनत इख्तियार करना चाहते हैं, शहरियत इख्तियार करना चाहते हैं, तो फिर डोनाल्ड ट्रंप आपके लिए अपनी बाहें खोलकर आपका इस्तकबाल करेंगे। बिल्कुल। और जो लोग परेशान थे तारकीन वतन, जिनको अमेरिका से निकाले जाने का खदशा था और जिनको ये डर था कि अब उनको उनकी नेशनलिटी मनसूख कर दी जाएगी या उन्हें वहाँ उनके लिए तो कोई अट्रैक्टिव नहीं, क्योंकि वो परेशानी के बायस और कम सरमाया होने के बायस ही तो अमेरिका जाने की कोशिश कर रहे थे कि कुछ कमा सकें। $5 मिलियन अगर उनके पास होंगे तो जाहिर बात है कि वो। लेकिन जो लोग वहाँ पर बैठे हुए हैं और जिनको अपनी शहरियत मंसूख होने के भी टेंशन चल रही थी, मेरे ख्याल वो टेंशन वैसी की वैसी है। वो टेंशन वैसी की वैसी है। ये बहुत बड़ी मालियत है, $1.25 अरब या $1.5 अरब, चाहे वो पाकिस्तानी क्यों ना हो। लेकिन बहरहाल अपॉर्चुनिटी है, जिनके पास ये सरमाया है वो अमेरिका वो जाके इन्वेस्ट कर सकते हैं, कारोबार का कारोबार, और आपको गोल्डन कार्ड भी। जी हाँ, हम लेते हैं एक ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं, हमारे साथ रहिएगा। स्टे विद अस। वेलकम बैक। बात हो जाए कुछ सियासी हलचल की, गहमा गहमे की। अपोजिशन ग्रैंड अलायंस, आपके इल्म में है कि आइन की बालादस्ती और कानून की हुक्मरानी के उन्वान से कौमी कॉन्फ्रेंस का दूसरा रोज़ शुल्का की जानिब से मुल्क को बहरानों से निकालने के लिए मुख्तलिफ तजावीज़ इसमें पेश की गई हैं। बिल्कुल जी, सियासी और समाजी और इक़्तिसादी बहरानों का हल आइन की तकमील में तलाश करने की ज़रूरत पर जोर दिया गया है। इसके ऊपर एक पैकेज है, पहले वो देखते हैं, फिर इसके ऊपर तफसील से बात करते हैं। जी हाँ। अपोजिशन जमातों के ज़ेर एहतमाम इस्लामाबाद में कौमी कॉन्फ्रेंस का मुश्तरका अलामिया जारी। अलामिया में कहा गया कि मुल्क के मौजूदा बहरान का वाहिद हल आज़ादाना, शफाफ और मुनसिफाना इंतखाबात हैं। कौमी क़यादत नेशनल डायलॉग के जरिए पाकिस्तान को तरक्की की राह पर डालने के लिए मुतफ़िक़ा हिकमत अमली तैयार करे। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा कि मौजूदा हुकूमत मैंडेट चोर है। बैरिस्टर गौहर बोले, तहरीक इंसाफ मुस्तकबिल की सियासत के लिए नई सिमत इख्तियार करेगी। अपने मुल्क आइन की बालादस्ती, कानून की हुक्मरानी और पार्लिमान की बालादस्ती और सुप्रीम होने के लिए मुस्तकबिल की कुछ लाहे अमल तय करने होंगे। साबिक वज़ीर आज़म शहद खाकान अब्बासी ने कहा, आइन की बालादस्ती और कानून की हुक्मरानी के बगैर मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता। तमाम सियासी जमातों
और शुरकाए कॉन्फ्रेंस का मुकम्मल इतफाक़ था, और वो ये कि हमारा वतन अजीज़ आइन की बालादस्ती और उसकी हुर्मत के तहफ़्फ़ुज़ के बग़ैर, कानून की हुक्मरानी को यकीनी बनाए बग़ैर और काबिल एतबार निज़ाम अदल की गैर मौजूदगी में आगे नहीं बढ़ सकेगा। JUI के कामरान मुर्तज़ा का कहना था, आइन और कानून को कंप्रोमाइज करने में तमाम कुव्वतें शरीक हैं। वाकया इस दस्तूर को कॉम्प्रोमाइज़ करने का, कानून की हुक्मरानी को कॉम्प्रोमाइज़ करने का वाकया कोई 1 साला नहीं है, ये 100 साला है या 75 साला 76 साला तो है। तो क्या इस कॉम्प्रोमाइज़ में हम सारे शरीक नहीं रहे? हम में से हर फर्द, हर पार्टी क्या कल माजी में हुकूमतों का हिस्सा नहीं रही? हम सारे, बड़ा आसान है, हम सारे इल्ज़ाम देते हैं एस्टैब्लिशमेंट को। एस्टैब्लिशमेंट बहुत बुरी है, क्या हम सब ने उनको कंधा नहीं दिया? कॉन्फ्रेंस के शुरा ने आइन की बालादस्ती और कानून की हुक्मरानी पाकिस्तान के मौजूदा बहरानों का हल करार दिया। सलमान अकरम राजा, महमूद खान अचकज़ई और दीगर कायदीन ने भी खिताब किए। रिपोर्ट आपने देखी नाज़रीन, इसी पर बात करते हैं। सीनियर तजियाकार सज्जाद मीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मीर साहब, आपको वेलकम कहेंगे पाकिस्तान मॉर्निंग में। इससे पहले कि अपोजिशन के जो ग्रैंड अलायंस है, अहदाफ मकासद पे बात करें, मौलाना इसमें शामिल होंगे या नहीं, इस पर बात करें। ये जो हुकूमती रवैया है, इसको आप कैसे देखते हैं कि उन्हें मौका नहीं दिया जा रहा? होटल के अंदर, लॉबी के अंदर उनको ये सारा एहतमाम करना पड़ा, अपना पैगाम पहुँचाना पड़ा। तो ये इतनी इनसिक्योरिटी आपके ख्याल में हुकूमत जो दिखा रही है, इस पर क्या कहेंगे आप? इस पे हुकूमत के मौक़िफ़ जो उनका तरीक़ेकार है, उसके बारे में बहुत सी बातें कही जा सकती हैं। हुकूमत कहती है हमने नहीं रोका, और होटल का मामला बड़ा अजीब-ओ-गरीब है। इसका आधा हिस्सा जो था वो वकला ने खरीदा था, शायद चैम्बर्स बनाए थे, अपने दफातर बनाए थे, क्या किया था। तो उन्होंने वो कहते हैं कि हमने तो उनसे ये पूछा है कि आप अगर होटल में रहना चाहते हैं, रुकना चाहते हैं, तो अपने पासपोर्ट या अपने शनाख्ती कार्ड दीजिएगा, जो हर होटल की रिक्वायरमेंट होती है। लेकिन इन्होंने इस बात से इनकार कर दिया। और इस दूसरी बात वो ये कहते हैं कि हमारी जो पुलिस बाहर खड़ी हुई है, तो हुकूमत कहती है कि पुलिस ने क्या किसी को रोका है? क्या किसी के रास्ते में रुकावट पैदा की है? भई वो दीवारें फलांग के चले आ रहे हैं, आते जा रहे हैं, ना उन्होंने किसी रोका है। होटल में आने-जाने वालों के लिए तो शनाख्ती कार्ड चेक नहीं किए जाते। बिल्कुल ठीक। जब उनका ये वहाँ स्टे कर रहे हो, तो ये क्यों एक फॉर्मेलिटी है, उसको पूरा नहीं करते? ये क्यों अपनी अड़ी पे अड़े हुए लेकिन हैं? मीर साहब, क्या कॉन्फ्रेंस रूम में किसी हॉल के अंदर कॉन्फ्रेंस अरेंज करने के लिए भी, जमा होने के लिए भी शनाख्ती कार्ड की ज़रूरत तो नहीं होती? वो तो आपको रूम बुकिंग के लिए चाहिए होता है, आईडी कार्ड, पासपोर्ट या कुछ भी। आपने अगर कोई कॉन्फ्रेंस, कोई हॉल बुक करवाना है तो उसके तो लवाजमात मुख्तलिफ होते हैं, इससे क्राइटेरिया मुख्तलिफ होता है। तो जो गवर्नमेंट इस वक्त अपना मौक़िफ़ दे रही है, क्या वो दुरुस्त भी है? नहीं, मौक़िफ़ तो दुरुस्त ना गवर्नमेंट का है, ना अपोज़िशन का है। ड्रामे लगे हुए हैं जी। गवर्नमेंट के बारे में राना सनाउल्लाह ने बड़ी दुरुस्त बात की है कि हमारे लिए तो बेहतर होगा कि अगर मौलाना फजलुर रहमान और शायद खाकान अब्बासी या इस कबील के लोग जो हैं, वो किसी मूवमेंट की क़यादत करें, बजाय इसके कि वो कल के पैदावार जो है, ना बैकग्राउंड है, ना कुछ है, वो अपनी आई पे आए और आखिर में ये कह दें कि हमारा बानी नहीं मानता। तो वो कहते हैं कि हम इस तरह की बनी जाए। मैं ये इसकी नहीं कहता वजूहात कि तो ये मीर साहब ये भी हो सकती हैं, क्योंकि मौलाना साहब को राम करना गवर्नमेंट के लिए आसान है। ये वजह भी हो सकती है। शायद खाकान अब्बासी साहब की भी उनके साथ काफ़ी मोहब्बतें रही हैं, तो ये भी वजह हो सकती है कि सीनियर हुक्मरानों को या सीनियर सियासतदानों को इसलिए आगे आने के लिए कहा जा रहा है, क्योंकि उनके साथ नेगोशिएशन आसान होती है, उनको राम करना आसान है। भाई राम करना आसान कह लें या ये कह लीजिए, ये वो लोग हैं जो कम से कम सेंसिबल बात को सुनते हैं और मानते हैं। बात कर सकती है क्रिटिकल मानों में, और गवर्नमेंट ये समझती होगी कि इनसे बात करना आसान है, बजाय इसके किसी अली अमीर गड्ढापुर से बात की जाए या किसी ऐसे तर्जमान से बात की जाए। यानी वो सिर्फ एक पार्टी जो है मौलाना को भी नहीं बना सकी। लेकिन मौलाना कहती मीर साहब, आपको लग रहा है कि अपोजिशन इत्तेहाद में इतना दमखम है, उनके मुतालबात सुने जाएं या हुकूमत को इससे कोई फ़र्क पड़े? नहीं, हुकूमत को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, ना उनके मुतालबात सुने जा रहे हैं, क्योंकि अभी उनमें कोई तहाद नहीं है। शाह खाकान अब्बासी तो अपनी एक पार्टी बनाने के चक्कर में अभी, और बेचारे जो मौलाना फजलुर रहमान साहब हैं, वो नहीं समझते कि इनके साथ कोई एक हम आहंगी पैदा हो सकती है। उनका ख्याल लगता है, ये गालिबन ये लगता है कि अगर धांधली हुई है तो पूरे मुल्क में तो अलग हुई होगी, लेकिन वही धांधली जो केपीकी में हुई है,
पहले उसको तो एड्रेस किया जाए, उसको तो खोला जाए। तो ये ज़ाहिर है कि ये सारी चीज़ें हैं जिसका फ़ायदा हुकूमत भी उठा रही है और अपोजिशन भी उसको लेकिन बैरिस्टर गौहर साहब कहते हैं, मीर साहब के मौलाना फजल रहमान साहब कहते हैं कि कुछ मजबूरियां हैं, लेकिन 26वीं तरमीम के लिए वो वोट डालेंगे। इस पे क्या कहते हैं? 26 तरमीम के लिए उन्होंने वोट डाला है, 26 तरमीम को उन्होंने पास कराया है। 26 तरमीम के बारे में उनका कहना है कि उन्होंने पीटीआई से मशावरत करके उनकी राय लेकर ये राय दी है। तो वो तो एक कहानी माजी की है, तो उन्होंने वोट डाला और वोट डालकर उन्होंने साथ है। वो कहते हैं कि हमने तो इस तरमीम को अपने जमहूरी जो मजाज है उसके मुताबिक डालने के लिए बेस्ट काम किया है। लेकिन बकौल गौहर साहब के, बैरिस्टर गौहर साहब के, मौलाना साहब कुछ मजबूरियों का भी तज़किरा कर रहे हैं। कौन सी मजबूरियां हो सकती हैं उनकी जिनकी बदौलत उन्होंने वोट डाला होगा, या फिर अब वो गवर्नमेंट के साथ इत्तेहाद में होंगे? बयान कर चुके हैं कि हमने इसलिए वोट डाला है कि अगर हम वोट न डालते तो हमारे बदले तोड़ दिए जाते और हमारी पार्टी, यानी कहते हैं जितनी बातों पे हमने एग्री किया था उतनी बातों से हमने पीटीआई वगैरह से एग्री। ये एक माजी की कहानी है और माजी की कहानी का ढोल पीटने का कोई फायदा नहीं है। ये अभी कोई चक्कर चलता नहीं। अच्छा मीर साहब, आप ये कह रहे हैं कि हुकूमत को तो इससे फ़र्क नहीं पड़ने लगा, लेकिन अवामी सतह पे क्या कोई पजीराई मिलेगी इस अपोजिशन के ग्रैंड अलायंस को? आपको लगता है कि अवाम के लिए हो रहा है जो कुछ भी हो रहा है? देखिए, अवामी सतह पर किसी को कुछ पजीराई नहीं मिलने वाली, ना हुकूमत को ना अपोजिशन को। हुकूमत को भी इसका कोई फायदा नहीं होने वाला, अपोजिशन को भी कोई नहीं होने वाला। हाँ, अगर मुल्क की मैशत सब कुछ आगे नहीं बढ़ती, नुकसान होता है और जितने एग्रीमेंट होते दिखाई देते हैं, यूएई का अमीर आ रहा है या पाकिस्तान जो है सऊदी अरब से बात कर रहा है, सेंट्रल एशियन हवाले से जा रहा है और उसके नताइज निकलते हैं कि इतने अरब डॉलर इन्वेस्ट होंगे और नई सनतें लगेंगी या नई माइनिंग की प्रोजेक्ट लगेंगे, एग्रीकल्चर में कुछ बेहतरी आएगी। अगर ये नहीं होता, बेहतरी आती हुई नज़र नहीं आ रही है। बहुत शुक्रिया सजाद मीर साहब, वक्त कम था। और जिस तरह से हम ग्रैंड अलायंस की बात करें तो ग्रैंड का कुछ बनता हुआ नज़र नहीं आ रहा, ना ही वो मुतालिबात बनवाने की पोजीशन में है और ना ही कुछ भला होता हुआ नज़र आ रहा है इससे अपोजिशन का। हम यहाँ पर एक ब्रेक शामिल कर लेते हैं, आप कहीं मत जाइए, अगर अहम इशूज़ भी हैं, स्टे विद अस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, प्रोग्राम में हम अगला सेगमेंट शुरू करने जा रहे हैं, वो है रोज़ा कब होगा, पहला रोज़ा कब होगा। रमज़ान मुबारक का चांद देखने के लिए रोयत हलाल कमेटी जो है वो आज, ये पाकिस्तान में सबसे बड़ा सवाल होता है, पहला रोज़ा कब होगा, ईद कब होगी, क्योंकि कुछ मुफ्तियान की तरफ से चांद पहले चढ़ा दिया जाता है और मरकज़ी रोयत हिलाल कमेटी का चांद कुछ देर से निकलता है। तो आज भी फाइनली कमेटी बैठेगी और उसका फैसला होने में शाम या इशा से पहले उम्मीद है कि फैसला सामने बिल्कुल जी। और जब चांद नज़र आ जाता है तो उसके बाद फिर तरावियों, नवाफिल और इस तरह की इबादत जो है वो शुरू हो जाती है। ख़वातीन को एक घर के अंदर इंतजाम करने की जल्दी पड़ जाती है कि सुबह का रोज़ा है, उसके एहतमाम में कोई कमी ना रह जाए। तो ये आज जब पेशावर के अंदर रोयत हिलाल कमेटी का इजलास होगा तो चांद देखा जाएगा, क्या चांद नज़र आता है। और उम्मीद ये की जा रही है कि चांद देखने के बाद हो सकता है कि हफ्ते का रोज़ा हो पहला, और ये भी कहा जा रहा है कि हो सकता है कि इतवार का पहला रोज़ा हो पाकिस्तान के अंदर। सऊदी अरब समेत गल्फ ममालिक में, अरब कंट्रीज़ के अंदर ज़्यादा तवक्को है कि रोज़ा पहला हफ्ते को होगा और पाकिस्तान के अंदर ज़्यादा चांसेस इतवार के हैं। लेकिन बहरहाल अब आगाज़ हो रहा है और इसका ज़बरदस्त इस्तकबाल किया गया। बरतानिया के अंदर भी शाह चार्ल्स सोम और मलका कैमिला ने रमज़ान की आमद से कबल मुसलमानों के लिए खजूरें पैक की हैं और जो गिफ्ट पैक्स तैयार किए हैं, बहुत ही ज़बरदस्त मनाजिर थे। वो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है और आप ये देख रहे हैं इस वक्त शहजादा चार्ल्स और उनके साथ मलका कैमिला हैं जो कि इस वक्त गिफ्ट पैक कर रहे हैं। एक पैकेट के अंदर उन्होंने ये पैकिंग की है खजूरों की और ये बहुत ही मोहब्बत का एक इजहार है, हम महंगी को फ़रोग देने की एक खूबसूरत मिसाल है। और ये आप देख रहे हैं जिस तरह से वो खजूरें डाल रहे हैं और फिर पैकेट को पैक कर रहे हैं और ये एक मोहब्बत का अपनाइयत है। जी हाँ, और अब वो ओन कर रहे हैं ना अपने शहरियों को। बेसिकली वो ये कह रहे हैं कि वो मुसलमान हैं या किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखते हैं, वो हमारे शहरी हैं, तो उनके ईद हो, त्यौहार हो, रमज़ान हो, उनके जो रसूमात त्यौहारों का, बिल्कुल रसूमात का, त्यौहारों का ख्याल रखना, एक दूसरे के साथ मोहब्बत और यंगांगी का इजहार करना, ये एक बड़ा ही दिलचस्प और वाक़या था जो हमने आपके साथ शेयर किया है। और इसके अलावा आपको पता है कि जो मेयर लंदन है सादिक खान, उनकी तरफ से सेंट्रल लंदन में रमज़ान लाइट्स का भी इफ्तिताह किया गया है। बहुत ही
खूबसूरत मंजर था जिस वक्त ये सारी लाइट्स ऑन की गई हैं। बिल्कुल जी, लंदन मगरबी दुनिया का पहला शहर है जहां रमज़ान लाइट्स लगाई जाती हैं। इस्लामोफोबिया का मुकाबला करने के लिए हमें मकामी कम्युनिटीज़ को अपने दीन इस्लाम के बारे में बताना होगा, ये कहना था उनका। और मुसलमान रमज़ान में इबादत करते हैं, चैरिटी देते हैं, गैर मुस्लिमों के साथ इफ्तार भी किया जाता है। तो ये सूरत हाल है दीगर ममालिक की जहाँ पर बहुत ही कम कम्युनिटी है मुसलमानों की। एक हमारा मुल्क है जहाँ पर ज़्यादातर आबादी मुसलमानों की है, मुस्लिम मुल्क है, इसके बावजूद यहाँ पर आप हालात देखते हैं। एक वो हालात है जो हमने आपको दूसरे ममालिक के दिखाए जहाँ पर गैर मुल्की लोग जो है वो मुसलमानों की रमज़ान की आमद के बाद वो किस तरह से उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं, लोगों के साथ शेयर। लेकिन यहाँ पे उल्टा हिसाब है, यहाँ पे जी अशिया खुर्रनोश की कीमतें बढ़ा दी जाती हैं, अशिया को ऑलरेडी पर लग चुके हैं, अशिया खुर्रनोश की कीमतों में कई गुना इजाफा हो चुका है और पहले से जो हर चीज़ के नर्ख हैं वो कई गुना बढ़ चुके हैं। और बीइंग अ मुसलमान, हम लोग मुसलमान होने के नाते ना इस महीने का ज़्यादा फ़ायदा उठाते हैं। लोगों का क्या कहना है इस हवाले से, ये रमज़ान उन पर कितना भारी गुजरने वाला है, उन्हीं की ज़बानी जानते हैं। देखें जी, जैसे माह रमज़ान आ गया है, लूट मार शुरू हो गई है, सही है ना। मुसलमान हो के भी माह रमज़ान का महीना है, इतना नेक महीना है, उसमें भी इन्होंने जो आम दिनों में रेट है ना उससे डबल कर दिया है। अब घी का रेट हम 480 रुपये ले रहे थे, अब 580 रुपये हो गया है। यार कोई खुदा का खौफ करो। तो ये पाकिस्तानियों का हाल है, ये सौदा सस्ता नहीं कर रहे, ये महंगा कर रहे हैं उससे। ये हर साल हम रोते पीटते भी हैं कि कम अज़ कम रमज़ान मुबारक का महीना है, इस्लामी मुल्क है, खुदा के लिए चीज़ों पर कंट्रोल करें। अभी पिछले दिनों खजूर 400 रुपये, आज रमज़ान मुबारक की आमद है, सिर्फ 2-3 दिन 4 दिन बकाया है और उसमें खजूर 600 तक पहुंच गई है। दीगर एशिया हैं दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। हम अपील करते हैं खुदा के लिए, गरीब आदमी हैं, कम अज़ कम रोज़ेदार हैं, रोज़े रखने हैं, मेहरबानी करें कीमतों पर। हर चीज़ महंगी है, हाँ हर चीज़ महंगी है जी। गरीब आदमी भुखा मरेगा और की करना। गरीब आदमी को कुछ भी नहीं है जी खाना से, हर चीज़ महंगी है। गल है जी, गरीब बंदे वास्ते तो सब कुछ औखा ही है, कोई चीज़ बंदा लै नहीं सकता। वो मुताबिक जो बंदा दिहाड़ी करता है वो बंदा घर का पेट पाले के दुकान से खर्चे करे, यही समझ ना दी मेहरबानी है जी, कुछ चीज़ सस्ती कर दे। रमज़ानुल मुबारक का महीना शुरू होते ही जिस तरह से तमाम अशियाए ज़रूरियत को पर लग चुके हैं, हुकूमत को सोचने की ज़रूरत है, हुकूमत को कोई इक़दामात इस हवाले से करने की ज़रूरत है ताकि उस गरीब इंसान के लिए भी रमज़ान आसान हो सके और वो रमज़ान के रोज़े अच्छे अंदाज में गुजार सकें, नेकियां समेट सकें और बरकतें समेट सकें। उनका फोकस इबादत की तरफ हो, ना कि अशिया ज़रूरियात किस तरह से पूरी करनी है, अपने बच्चों को, फैमिली को किस तरह से पालना है, उनको सारा अफ्तार करवाना है, इस पर उनकी तवज्जो। मारूफ सीरत स्कॉलर डॉक्टर पीर तारिक शरीफ ज़ादा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आपको वेलकम कहेंगे। डॉक्टर साहब, एक छोटा सा मुआवजा जो हर साल हम देखते हैं, कुछ खुशी होती है कि चलें मगरबी दुनिया एहसास करती है मुसलमान बहन भाइयों का और इस मौके पे पैकेजेस दिए जाते हैं। यहाँ पे जो सूरत हाल है, लोग परेशान हैं, हर बार की तरह कीमतों को पर लग गए हैं। हमारे नबी की सुन्नत क्या थी, वो रमज़ान का इस्तकबाल किस तरह से करते थे, हमारे पास क्या है सीखने के लिए उनकी ज़िंदगी से? बिस्मिल्लाह रब्बी मोहम्मद करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम। सबसे पहले तो यादावरी का शुक्रिया। और रमज़ान मुबारक जबकि बिल्कुल हमारी ज़िंदगियों में दाखिल हुआ चाहता है, इस लम्हे में हमें रमज़ान मुबारक को कैसे गुजारना है, किस अंदाज़ में अल्लाह के इस नेकियों के मौसम बहार से मुस्तफ़ीद होना है जी। मैं ये समझता हूँ कि ये बिल्कुल आखिरी लम्हात हैं, इनमें हमें असर नौ अपना जायज़ा भी लेना चाहिए और दोबारा से तरतीब भी देना चाहिए। जहाँ तक आपने बात कही मवाज़ने की, तो ये सच्ची बात है कि जब हम वहाँ जाते हैं तो हमें लगता है कि शायद ज़ुबान और माहौल तो यहाँ पर रमज़ान के हवाले से बहुत अच्छा नज़र आता है, लेकिन अमली तौर पर रमज़ान का एहतराम जो है वो इस अंदाज़ में रमज़ान के हवाले से एक दूसरे की दिलजोई और एक दूसरे की खबरगिरी का एहसास जो है वो अब शायद वेस्टर्न माशरे में ज़्यादा नज़र आना शुरू हो, वो पाया जाता है। इसका एहसास अमली तौर पे, सिर्फ लफ्ज़ी तौर पे नहीं बल्कि अमली तौर पे होता हुआ वहाँ नज़र आता है। वहाँ पर आप ये देखें कि पिछले चंद सालों से, जहाँ इसमें कोई दो राय नहीं कि इस्लामोफोबिया के हवाले से भी बहुत मसाइल का सामना है, लेकिन उसके साथ साथ ये रियलिटी भी है कि वहाँ जैसे अभी हमने ये उनके जेस्चर्स देखे उनके हेड ऑफ स्टेट की तरफ से और बाकी मामलात, प्लस हमने ये भी देखा कि वहाँ पर अब तो यहाँ तक यानी सहूलत मिलती है कि जो लोग मुस्लिम्स हैं
और रोज़े की हालत में हैं तो उनके जो वर्किंग आवर्स हैं उनको कम कर दिया जाता है, उनके इंसेंटिव्स बढ़ा दिए जाते हैं। ईद के हवाले से उनको जो है वो चीज़ें जैसे उनकी इंक्रीमेंट्स वगैरह उनके साथ लग जाया करती हैं, बिफोर टाइम उनको सैलरीज मिल जाया करती हैं। ये हैं गैर मुल्की जिनकी हम बात कर रहे हैं, जिनका दीन इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है, जिनको पता ही नहीं है दीन इस्लाम का, वो भी इसकी पैरवी कर रहे हैं और इसके मुताबिक चल रहे हैं। हम अगर अपने मुसलमानों की बात करें, हमारे अपने बड़े पैगंबर की बात करें, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, किस तरह से वो रोज़ा रमज़ान को वेलकम करते थे, चाँद को देखकर क्या दुआएं पढ़ी जाती थी और उन दुआओं का क्या पूरे साल और पूरी आपकी ज़िंदगी के ऊपर असरअंदाज वो किस तरह से होती हैं, अगर हम वहाँ से शुरुआत कर लें। आप ये देखें कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाह में इस महीने की कदर व मंज़िलत इस दर्जे की है कि सरकार इस महीने का इस्तकबाल इस महीने से 2 महीने पहले रजब के चांद नज़र आने से शुरू कर दिया करते हैं। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है कि सरकार ख़त्मी मरतबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रजब के चांद के बाद अपने मामलात और मामूलात को असर नौ तरतीब देते और असहाब रसूल भी और हुज़ूर के जो अज़वाज थी वो भी इस बात को महसूस करने लगते, यानी इतनी वाज़ेह तब्दीली आती कि हमें अंदाज़ा हो जाता कि हुज़ूर रबीउल अव्वल रमज़ानुल मुबारक के लिए अपने आप को गोया तैयार कर रहे हैं। और मामूल क्या होता कि एक तो हुज़ूर जो हैं वो जो रोज़मर्रा की मुलाकात है उसको थोड़ा सा कम कर दिया करते, प्लस इसके बाद एक और बड़ा अहम मामला कि वैसे तो हुज़ूर सारा साल ही इबादत रियाजत में औराद वज़ाइफ में और रात का क़याम जो है उसके अंदर अपना वक्त गुजारा करते थे, लेकिन जो जो रमज़ान मुबारक करीब आना शुरू होता तो ये रात की इबादत अल्लाह के साथ जो ताल्लुक़ का एक सिलसिला है ये बढ़ जाया करता था। यानी आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं वो एक तवातुर के साथ जो है वो क़याम को बढ़ा दिया करते, मुनाजात को बढ़ा दिया करते, अल्लाह की बारगाह में जो अपनी अर्जियाँ पेश करनी है उसके हवाले से वक्त को बढ़ा दिया करते। और फिर जब शाबान का महीना आता यानी रजब के महीने में ये बिल एहतमाम बढ़ता और वाज़े नज़र आना शुरू होता और इसकी पैरवी में असहाबे रसूल जो हैं वो भी अपनी ज़िंदगियों को उसी अंदाज में तब्दीलियाँ करना शुरू कर देते। फिर होता ये कि जब शाबान आता तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात के क़याम को बढ़ा देते और दिन को रोज़ा रखना शुरू कर देते और इस दर्जे पे रोज़ा रखते कि हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है कि रमज़ान के अलावा वैसे तो सारा साल हुजूर रोज़े रखते, लेकिन जिस एक महीने में सबसे ज़्यादा रोज़े रखे जाते वो शाबान का महीना था। यानी सरकार शाबान के महीने के अंदर रमज़ान जो है वो रोज़ों का इस अंदाज़ में एहतमाम करते कि गोया रमज़ान के साथ मुत्तसिल हो जाते। ये भी रिवायात में आता है कि 27 तक रोज़े रखते सरकार और आखिरी 2-3 दिन बिल एहतमाम बाज़ दफ़ा रोज़ा जो है वो छोड़ देते, सिर्फ इसलिए ताकि रमज़ान का एक जो तकद्दुस है और उसका जो एक जिसे कहते हैं उसका अपना तशख़्ख़ुस है वो कायम रहे। और असहाब को भी इसी अंदाज़ में जो है वो अहवाल करते हुए देखा। फिर इन रातों में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक बहुत ख़ास जो अमल हुआ करता था वो ये था कि हुजूर कुरान हकीम की तिलावत को बढ़ा दिया करते और ये सही सनद से हम तक ये बात पहुँचती है कि रमज़ानुल मुबारक जब शुरू होता तो हुजूर हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम के साथ कुरान हकीम का बाकायदा दौर फरमाते, यानी उस वक्त तक जितना कुरान नाजिल हो चुका होता उसे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो तिलावत फरमाते और फिर जिब्राईल जब उसकी तिलावत करते तो उसको सुनते। असहाब के यहाँ भी यही मामूल फॉलो करते थे। अच्छा, आज क्योंकि एक दूसरे को सुनाया शाम के वक्त चांद देखा जाना है डॉक्टर साहब, तो उसके लिए तरीक़ेकार क्या होता था? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद फ़ौक़ियत देते थे चांद को अपनी आंख से देखने की या सहाबा किराम की ज़िम्मे लगाते थे और फिर क्या दुआएं होती थी? सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये मामूल था कि हर महीने का चांद देखने के लिए अगर ज़माना अमन है यानी कोई ऐसी मुहिम नहीं है जिसमें मदीने से बाहर जाना पड़ रहा है तो हुजूर इसका एहतमाम फरमाया करते और ख़ास तौर पे रमज़ान, रजब, शाबान और रमज़ान ये तो वो 3 महीने हैं जिनका बिल एहतमाम हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं मैं 9 बरस की उम्र में हुजूर के पास आया, 10 साल हुजूर के पास रहा। कहते हैं 10 बरस में एक मरतबा भी ऐसा नहीं हुआ कि हुजूर ने रमज़ान के चांद के लिए उसको देखने का एहतमाम न किया। और तरीक़ाकार क्या होता था कि हुजूर मगरिब की नमाज के फ़ौरन बाद अपनी जो मगरिब की नमाज में मौजूद असहाब होते उनके साथ किसी बुलंद मकाम पर तशरीफ़ ले जाते और उस वक्त तक देखते जब तक कि इशा का वक्त जो है वो गालिब ना आ जाया करते, उसे बाकायदा तलाश करते थे। यानी उस वक्त तक गोया देखते जब तक उसके देखे जाने का इम्कान पैदा रहता है तो सरकार दो आलम इसका एहतमाम फरमाते, फिर उसको देखने के बाद इन बिसात का, खुशी का, मुसरत का इजहार करते, शुक्राने के जज्बात के साथ अल्लाह की बारगाह में अपनी अर्जी पेश करते, दुआ करते कि मालिकुल मुल्क तेरा शुक्र है कि तूने इस महीने की बरकत से हमें नवाजा। और फिर इस महीने की निस्बत से सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये मंसूब है, हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि सरकार इस महीने से एक दिन पहले जब इसका चांद देखने का मरहला होता है गोया जिसमें इस वक्त आप और मैं बैठे हैं,
इस मरहले पर हुजूर असहाब को इकट्ठा करते और एक खुतबा इरशाद फरमाते, जिसे खुतबा इस्तकबाल रमज़ान के नाम से मंसूब किया जाता है। और बहुत सारे असहाब ने इसके ऊपर रिवायत की दी है। मैं जुज़वन उसकी जो बुनियादी 3-4-5 बातें वो बयान कर देता हूँ, उनको मैं बयान करता हूँ। हुजूर फरमाया करते थे कि तुम्हें इल्म है कि अनकरीब तुम्हारी ज़िंदगी में एक अजीम और बरकत वाला महीना दाखिल होने जा रहा है। ये ऐसा महीना है जिसकी एक रात जो है वो 1000 साल के 1000 रातों से बेहतर है। फिर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये फरमाया करते थे कि ये वो महीना है कि जिसके आगाज़ पर जन्नत की रोशनी को 2 चंद कर दिया जाता है, बढ़ा दिया जाता है। जन्नत सजाई जाती है और जहन्नुम के दरवाजे जो हैं उसकी आग को सर्द किया जाता है, रहमत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, कब्रिस्तानों में अजाब की तखफीफ कर दी जाती है। और फिर हर रोज़ परवरदिगार आलम आसमान दुनिया के ऊपर आता है और आग के 3 निदाएँ पुकारी जाती हैं, 3 जो है गोया पैकेजेस अनाउंस किए जाते हैं। पहली आवाज़, पहली निदा, पहली खुशखबरी जो है वो ये होती है कि ऐ मेरे बंदो, तुम में है कोई ऐसा जो हमसे मग़फ़िरत तलब करे ताकि हम उसे मग़फ़िरत अता करें। फिर आवाज़ आती है कोई ऐसा जो हमसे रिस्क तलब करे, हम उसे रिस्क अता करें। रिस्क से मुराद सिर्फ माल नहीं है बल्कि अल्लाह की वो सारी नेमतें जो हमारी ज़िंदगी में राहत का ज़रिया बनती हैं, वो सब रिस्क का हिस्सा है। तो गोया सारी नेमतें मांगने का ये बेहतरीन वक्त है। और फिर तीसरी बात होती है कि है कोई ऐसा जो हमसे आफ़ियत तलब करे ताकि हम उसको आत्मी आफ़ियत जो है वो अता कर दें। तो गोया ये एक ऐसा अजीम शान नेकियों का मौसम है कि इससे जितना हो सके फ़ायदा उठाना चाहिए। रहनुमाई कीजिएगा कि 21 बार मगरिब के बाद, जिस दिन आपको चांद नजर आए रमज़ान का पहला रोज़ा, मगरिब के बाद 21 बार सूरह कदर पढ़ने से रिस्क में बरकत होती है। ये मुख्तलिफ सोशल मीडिया पे रील्स मौसूल हो रही हैं, तो इसकी सदाकत से हवाले से बहुत सादा सी बात अपने सामीन और नाजरीन को, बहुत अच्छा आपने सवाल किया, इसकी बड़ी ज़रूरत है इस पर बात करने की। देखिए, औरादो वज़ाइफ खालिस वही हैं जो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हम तक पहुँचते हैं, क्योंकि दीन जो है वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौल और फ़ेल का नाम है। और मैं तो सीरत के एक अदना तालिब इल्म के तौर पे ये कहा करता हूँ कि दीन सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिजाज का नाम है, उससे हम रोशनी पाते हैं। तो जो औरादो वज़ाइफ मसनून है, यानी जो सुन्नत से साबित है, उनकी बरकत तो अपनी जगह। तो ये सुन्नत से साबित, तो ये सुन्नत से साबित नहीं है, लेकिन ये अल्लाह वालों का मुस्तकिल मामूल रहा और उन्हें अपनी ज़िंदगी में इन औरादो वज़ाइफ से क्योंकि रूहानी बरकत मिली होती है, उन्होंने अपनी ज़िंदगी में इससे फ़ायदा लिया होता है। मुज़ायका नहीं, लेकिन हमारे लिए मशहूर नबी पाक की ज़िंदगी है और उनकी सुन्नत है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद थे। और नाज़रीन, बरकतें समेटने का महीना है, पूरी तैयारी रखिए। आज शाम को भी मरकज़ी रोयत कमेटी का इजलास होगा और कल भी देखते हैं कि आगाज़ कब होता है। बिल्कुल जी, चांद देखिए और चांद देखकर जो मसनून दुआएं वो ज़रूर पढ़िए ताकि उनसे आप भी फैज़ हासिल कर सकें और इस महीने की जो तमाम बरकतें हैं उनको भी समेट लीजिए। हमारी आपसे मुलाकात होगी अब मंडे को एक नए टाइम के साथ। 1 से 3 बजे हम आपसे मुलाकात करेंगे पीर के दिन। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।